गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की थर्ड ईयर की इस क्लास में हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो टॉपिक कर रहे थे, भारत में किस तरह से विदेशी या यूरोपीय आए और उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पहले अपना व्यापार स्थापित करा और अंत में अंग्रेज़ों ने अपने उन सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को परास्त कर भारत में अपनी सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया। ये कल हमने चर्चा कर ली थी और आज की इस क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ मैंने आपको बताया भी था कि जो भारत में राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक दशा थी, जिस समय इन विदेशियों का आगमन हुआ तो किस तरह से पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो एक अखंड साम्राज्य अकबर द्वारा निर्मित किया गया था, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता के कारण वो अखंड और संगठित विशाल मुगल साम्राज्य खंड खंड हो गया था। पुनः भारत एक बार छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। आपको याद होगा एंशिएंट हिस्ट्री में भी फर्स्ट टाइम जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अखंड भारत की नींव रखी थी और 16 महाजनपदों को मिला करके, जिसकी शुरुआत नंद वंश के शासक ने कर दी थी, 16 महाजनपदों पर विजय प्राप्त करके, लेकिन उसको पूर्ण परिणति की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के विशेष सहयोग और सानिध्य से। फिर उसके बाद यदि हम हर्षवर्धन के बाद देखें तो पुनः भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया और यही कारण है फिर तुर्क आ गए यहाँ पर और मुसलमानों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 1526 में मुगल शासन स्थापित हुआ। बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, जो बीच में सूरवंश आया था 15 वर्ष के लिए, देन जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब तक जो विशाल साम्राज्य निर्मित किया गया वो बरकरार रहा। लेकिन दुर्भाग्य से जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, अपनी लास्ट क्लास में भी हमने ये चर्चा की थी, तो औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत अयोग्य थे और उस अयोग्यता का लाभ उठा करके मुगल दरबार गुटबंदियों का या दलबंदियों का दरबार बन गया था और फिर वही स्थिति उत्पन्न हो गई। कल बताया भी था मैंने आपको, फारूक शेर, जहांगीर शाह, रफीउद्दौला आजाद, मोहम्मद शाह, एक के बाद एक मुगल शासक परिवर्तित होते रहे। कभी सैयद बंधुओं का प्रभाव होता था, किसी ईरानी नेता का, कभी तुरानी गुट के नेता का, कभी भारतीय मुसलमान के नेता का, कभी मराठों का। निरंतर हस्तक्षेप और प्रभाव उसने मुगलों की सत्ता को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया और इसी कमज़ोर राजनीतिक स्थिति में जो पदार्पण हुआ वो पदार्पण था यूरोपीय जातियों का, जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी प्रमुख थे। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया, बांडीबाज के युद्ध में फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया और पुर्तगालियों से वैवाहिक संबंध बना करके उन्हें भी अपने जो प्रतिस्पर्धी थे उस दौड़ से थोड़ा अलग कर दिया। तो ये एक राजनीतिक स्थिति थी, राजनीतिक कंडीशन थी जिस समय ये यूरोपीय भारत में आए थे। और इसके बाद ही कल मैंने आपको बताया था कि इन परिस्थितियों के कारण ही भारत में कुछ स्वायत्त शासी राज्यों का उदय हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण पद था मुगलों के समय में और वो पद था सूबेदार, मनसबदारी प्रथा भारत में अकबर ने ईजाद की थी।
मनसबदारियों की कैटेगरीज, ये सब आप सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़े हैं। एंड सूबेदार, किसी सूबा इन द सेंस कि भूमि का या प्रदेश का कोई विशेष भाग, जब किसी व्यक्ति विशेष, किसी सैनिक की सेवाओं से प्रसन्न होकर के उस क्षेत्र विशेष या प्रदेश विशेष का एक अधिकारी बना दिया जाता था, वही सूबेदार कहलाता था। सूबा मतलब भूमि का एक विशेष पोर्शन या भाग। तो अब ऐसे बहुत सारे सूबेदार थे जिन्होंने मुगल काल में मुगल बादशाहों की बहुत सेवा की थी, और उनमें से कई योग्य भी थे जिन्होंने मराठों के विरुद्ध मुगलों का सहयोग करा और अन्य बाहरी आक्रमण के दौरान सीमाओं को सुरक्षा प्रदान की। लेकिन इसके बावजूद ये दौर ऐसा आया कि वही स्वामी भक्त, वही वफादार और विश्वास पात्र अधिकारियों और सूबेदारों ने मुगलों की इस सत्ता से मुक्त होकर के अपने स्वयं के लिए राज्य गठित किए, और उन्हीं में जो सबसे पहला राज्य था वो था हैदराबाद का। ये स्वायत्त शासी से अभिप्राय क्या है? जो केंद्रीय संगठन था, केंद्रीय सत्ता जो थी, उसके शासन से मुक्त होना, उसकी अधीनता से मुक्त होना। इन स्वायत्त शासी राज्यों के जो राजा या शासक होते थे या प्रमुख प्रधान होते थे, उन पर केंद्रीय सत्ता का कोई दबाव नहीं होता था। तो मुगलों की बिखरती हुई शक्ति का लाभ उठाकर ऐसे ही कुछ स्वायत्त शासी राज्य उदित हुए भारत में, और उनमें सबसे पहला और प्रमुख राज्य था हैदराबाद का। हैदराबाद प्रमुख रियासत रही है। आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है, अभी भारत का एकीकरण तो आप इसी ईयर में पढ़ेंगे। हैदराबाद और जूनागढ़ ऐसी रियासतें थी जिनके विलय में भी सरदार पटेल को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब इस हैदराबाद नामक स्वायत्त शासी राज्य को स्थापित करने का श्रेय है चिन कुलीज खान निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां। चिन कुलीज खान निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, इसके द्वारा हैदराबाद नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। अब इसमें देखिए प्रमुख रूप से बात वही आती है कि औरंगजेब के निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण ऐसा कदम चिन कुलीज खान द्वारा उठाया गया। जो हैदराबाद के शासक थे उन्हें निज़ाम कहा जाता था, क्योंकि ये निज़ाम उनकी उपाधि थी, टाइटल था। तो जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई, ये चिन कुलीज खान बीजापुर में था। बीजापुर जो बहमनी राज्य के दक्षिण में जो बहमनी राज्य स्थापित हुआ था विजयनगर के साथ साथ ही ऑलमोस्ट, तो उसके जो 5 भाग हुए थे उनमें बीजापुर भी महत्वपूर्ण था, जहाँ शिया शासकों का शासन था। ये हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। तो जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई यानी 1707 ईस्वी में, चिन कुलीज खान निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां बीजापुर में था, और बहादुर शाह प्रथम ने मुगल सम्राट बनने के बाद, क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके दोनों पुत्रों आज़म और मुअज़्ज़म में संघर्ष हुआ था, जिसमें मुअज़्ज़म फिर बहादुर शाह प्रथम के नाम से यानी बहादुर शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था। तो बहादुर शाह प्रथम ने चिन कुलीज खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया था।
अवध बहुत ही समृद्ध राज्य था, आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। अभी आप जब आगे इसमें पढ़ेंगे तो अवध के जो नवाब थे, अंग्रेज़ों का शासन हम पढ़ेंगे तो उसमें भी अवध का विलय और अवध के नवाब और अंग्रेज़ों के बीच जो संबंध है उनका हम डिटेल देखेंगे। चूँकि अवध एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, इसलिए अंग्रेज़ों की भी दृष्टि रही थी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहादुर शाह प्रथम द्वारा चिनकुलीस खां को अवध का ये जो समृद्ध राज्य दिया गया था या इसकी सूबेदारी प्रदान की गई थी, तो निश्चित रूप से वो एक योग्य व्यक्ति या अधिकारी रहा होगा, इसीलिए उसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। कुछ समय के पश्चात बहादुर शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद चिनकुलीस खां को जहांगीर शाह के विरुद्ध फर्रुखशियर की सहायता करने के लिए विवश होना पड़ा। और जब फर्रुखशियर बादशाह बना, ये एक घटनाक्रम बार बार चलेंगे, मैं आपको बता रही थी, जो गुटबंदी थी तो उसमें ये महत्वपूर्ण अधिकारी, सूबेदारी, मराठे आदि सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो चिनकुलीस खां ने भी जहांगीर शाह के विरुद्ध फर्रुखशियर को मुग़ल बादशाह बनने के लिए सहायता प्रदान की थी। तो फर्रुखशियर पर यह ऋण था चिनकुलीस खां का। तो जब फर्रुखशियर मुग़ल बादशाह बना तो फर्रुखशियर ने चिनकुलीस खां को दक्षिण भारत में 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की। दक्षिण के ये 6 सूबे आपको यदि ध्यान हो, जब हमने मराठा साम्राज्य पढ़ा था, मराठा हिस्ट्री पढ़ी थी, तो शिवाजी महाराज द्वारा दक्षिण के 6 सूबों की से चौथ और स्वदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार जो है उसके लिए बार बार दावेदारी प्रस्तुत की जा रही थी। तो ये दक्षिण के 6 महत्वपूर्ण सूबे थे। तो फर्रुखशियर क्योंकि वो चिनकुलीस खां की सहायता से बादशाह बना था, तो अपने बादशाह बनने के तुरंत बाद उसने अवध के स्थान पर दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी चिनकुलीस खां को प्रदान की। साथ ही साथ खान खाना और निज़ाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग ये 2 उपाधियाँ चिनकुलीस खां को फर्रुखशियर द्वारा दी गई। इसको आप नोट करेंगे, खान खाना और निज़ाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग ये 2 उपाधियाँ चिनकुलीस खां को प्रदान की गई। ठीक है, तो अब उसके लिए ये एक सेफ एरिया या प्रदेश जो था वो फर्रुखशियर द्वारा उसको प्रदान किया गया। किंतु 1715 ईस्वी में पुनः उसे दिल्ली बुला लिया गया। इसका कारण जो प्रमुख रूप से था कि फर्रुखशियर को जब कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि दक्षिण में रहते हुए अपनी शक्ति का जो विस्तार, अपनी शक्ति को जो बढ़ा रहा है, तो भविष्य में संभवतः वो उसके लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, या फिर वो स्वयं को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। अतः इसी उद्देश्य से 1715 ईस्वी में पुनः चिनकुलीस खां को फर्रुखशियर ने दिल्ली दरबार में बुला भेजा। और दिल्ली आने के बाद जब वो दिल्ली आया, उसे पहले मुरादाबाद की और फिर मालवा की सूबेदारी प्रदान की गई। आपने मराठा आक्रमण पढ़े राजस्थान पर, फर्स्ट ईयर में जो राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी थी, तो आपको यदि याद हो, राजस्थान हिस्ट्री में मराठा आक्रमण के दौरान मालवा की सूबेदारी जयसिंह को प्रदान की गई थी और 3 बार मालवा की सूबेदारी उन्हें प्रदान की गई थी राजा जयसिंह को। तो उस समय में भी, क्योंकि ये वही पीरियड है दरबार की गुटबंदियों का, तो जब ये लगने लगा था मुग़ल साम्राज्य के, मुग़ल दरबार के अन्य अधिकारियों को कि जयसिंह की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है और मुग़ल बादशाह पर उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने क्या किया
क्योंकि मुग़ल बादशाह इस दौरान के जो भी हुए, चाहे वो फ़र्रुखशियर हो, जहांदर शाह हो, मोहम्मद शाह हो, रफ़ीउद्दर्जात हो, ये सभी यदि हम उनकी बुद्धि का आंकलन करें तो वो लोग अपनी बुद्धि और विवेक से शायद बिल्कुल कार्य नहीं करते थे। एक योग्य शासक सभी की सुनेगा इन द सेंस, यदि कोई उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई किसी का सलाह मशवरा दे रहा है किसी प्रकार का, उन सभी को वो सुनेगा और उन सारी बातों को सुनने के बाद अपने स्व विवेक से और अपनी बुद्धि से कोई डिसीज़न लेगा। बट ये वो पीरियड था जब मुग़ल बादशाह, जो ये नाम मैं आपको बार बार गिना रही हूँ, इनको कोई भी दल का या गुट का नेता आकर के किसी के बारे में कुछ कहता था और तुरंत वो बादशाह, चाहे जिसके विरुद्ध उसके कान भरे जा रहे हैं वो बेहद ईमानदार और वफादार हो, तो भी वो उस बात को मान करके उसे उस पद से हटा दिया करता था। शायद आपको ये इंसिडेंट याद आ गया होगा। तो राजा जयसिंह द्वारा राजस्थान में मराठों के आक्रमण से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से जो प्रयास किए गए, उसे मालवा की सूबेदारी दी गई और उसने काफ़ी हद तक उस चीज़ को कंट्रोल किया। और कंट्रोल ही नहीं करा बल्कि मराठों और मुग़ल बादशाह के बीच समझौता कराने का भी प्रयास किया। लेकिन इन षड्यंत्रकारियों के द्वारा जयसिंह की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को दाग लगाना था, बढ़ती हुई प्रतिष्ठा में कमी करनी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, जयसिंह से मालवा की सूबेदारी छीनने के लिए मुग़ल बादशाह को विवश किया। और यही कारण है कि 1715 ईस्वी में जिस निज़ाम को चिन पुलिस खां को यानी दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी प्रदान की गई थी, अब उसे वापस बुला लिया गया और उसे मालवा की सूबेदारी प्रदान कर दी। तो ये कंडीशन जो थी वो, क्योंकि इस समय ऑप्शन भी नहीं था निज़ाम के पास, तो मालवा की सूबेदारी को उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो 1715 ईस्वी में मालवा का सूबेदार बनके मालवा चला गया। इसके बाद आप देखिए सैयद बंधु जो है वो सैयद बंधुओं के द्वारा, सैयद बंधु की फ़र्रुखशियर के शासनकाल में पूरा जो आप कह सकते हैं जो राजनीति है, राजनीति के दावपेच इन सैयद बंधुओं के द्वारा ही पूरे किए जा रहे थे। इवन आप देखिए कि बादशाह फ़र्रुखशियर द्वारा यदि कोई निर्णय लिया जाता था, चाहे वो मराठों से संबंधित हो, चाहे वो निज़ाम से संबंधित हो, तो उसमें ये दोनों सैयद बंधु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो अब फ़र्रुखशियर का ये शासनकाल था क्योंकि फ़र्रुखशियर ने ही मालवा की सूबेदारी चिन पुलिस खां को प्रदान की थी। तो ऐसी स्थिति में चिन पुलिस खां से जब उसकी शक्ति में स्वाभाविक वृद्धि हुई, पहले अवध की सूबेदारी, देन दक्षिण के 6 सूबों की और अब मालवा की, तो इन सैयद बंधुओं को ये महसूस होने लगा कि इससे चिन पुलिस खां के प्रभाव में वृद्धि हो रही है, तो वो उससे ईर्ष्या करने लगे और सैयद भाइयों ने या बंधुओं ने बादशाह फ़र्रुखशियर पर दबाव डाला। इस समय जो बादशाह था मुग़ल बादशाह, उस पर दबाव डाला और दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त करवा दिया। अब आप देखिए कितना छोटा सा टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में इतनी जल्दी ईर्ष्या द्वेष की स्थिति जो है वो सैयद बंधुओं ने स्पष्ट कर दी। उसका कारण यही था कि फ़र्रुखशियर के दिमाग में जो छवि चिन पुलिस खां की बन रही थी, उस छवि को देख करके दोनों सैयद भाई ईर्ष्या करने लगे और सीधा सा भय क्या होता था कि आने वाले समय में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, उनका जो प्रभाव फ़र्रुखशियर पे वो समाप्त हो जाएगा।
क्योंकि सैयद बंधु महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे और उनका विशेष प्रभाव भी था फर्रुखशियर पर। तो जैसे ही उन्होंने फर्रुखशियर से कहा कि मालवा की सूबेदारी फिर परिवर्तित की जाए, पहले उन्होंने जयसिंह को हटवाया, जयसिंह के बाद निज़ाम और निज़ाम के स्थान पर फिर उन्होंने दिलावर खां को मालवा की सूबेदारी दिलवा दी। तो इस तरह से ये जो परिवर्तन हो रहा था वो नियमित होता रहा और निज़ाम यानी चिन कुलीस खां जो था वो इस पूरे माहौल से परिचित हो चुका था। उसने ये महसूस करा कि यदि यही परिस्थितियां चलती रही तो शायद भविष्य जो है वो असुरक्षित हो जाएगा और उसके लिए क्या आवश्यक है कि वो इन सारी परिस्थितियों से दूर अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करे और मुग़ल दरबार की इस गुटबंदी और इस घुटन भरे माहौल से दूर रहे। और अंत में उसने ऐसा ही किया और हैदराबाद नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, निज़ाम की पदवी धारण करी और उसके बाद से ही जो चिन कुलीस खां था तब से लेकर जितने भी हैदराबाद के शासक हुए उन्हें निज़ाम के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर मुग़ल दरबार की गंदी राजनीति और गुटबंदी और षड्यंत्रों से परेशान होकर चिन कुलीस खां आसफ जहां ने हैदराबाद में अपने हैदराबाद नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्षिण में अपने लिए की। ये था पहला स्वायत्त शासी राज्य। इसके बाद अन्य राज्य जो थे, क्योंकि ये आप कह सकते हैं एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी चिन कुलीस खां ने, मुग़ल दरबार में कई अन्य अधिकारी सूबेदार आदि भी थे जो उस गंदी राजनीति से परेशान थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हर समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अवसरवादी भी बनेगा, अवसर का लाभ उठाएगा। तो जब चिन कुलीस खां दरबार में था, उसे मालवा की सूबेदारी जब दी जा रही थी तो उसने महसूस करा कि मुग़ल सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और यदि वो इस तरह का कोई स्टेप उठाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। फिर उत्तर भारत से दक्षिण की दूरी थी, ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना निर्बल और कमज़ोर मुग़ल बादशाह के लिए संभव ही नहीं था जो स्वयं दूसरों के ऊपर डिपेंड था। तो ऐसे अवसर को चिन कुलीस खां ने अपने हाथ से नहीं निकलने दिया और उसने हैदराबाद नामक राज्य स्थापित करा। और इतना ही नहीं, दक्षिण में एक महत्वपूर्ण शक्ति और रही है मराठा, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्वाभाविक है कि मराठे जो थे वो विरोधी हुए होंगे उसके, और ऐसी स्थिति में उसने बड़ी अच्छी नीति अपनाते हुए मराठों के साथ भी इस तरह का सामंजस्य प्रारंभ में बैठाया होगा कि उसका साम्राज्य स्थापित होने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए। दोनों ही निज़ाम और मराठों में लंबा संघर्ष चला था, क्योंकि निज़ाम भी बहुत महत्वाकांक्षी था और धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। दूसरी ओर मराठे अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुए। बहरहाल जो हैदराबाद का राज्य था वो इस्टेब्लिश हो गया चिन कुलीस खां के द्वारा, और उसके बाद अन्य स्वायत्त शासी राज्य जो थे उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।